लास्ट वीडियो में थ्योरम नंबर 10 हुई थी। इफ अ वेक्टर स्पेस कैपिटल V हैज अ बेसिस ऑफ n वेक्टर, देन एवरी बेसिस ऑफ कैपिटल V मस्ट कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली n वेक्टर्स। थ्योरम में कहा गया था कि किसी वेक्टर स्पेस के लिए जो बेसिस होते हैं, बेसिस के एलिमेंट्स की संख्या नहीं बदलती है। बेसिस के एलिमेंट्स तो चेंज हो सकते हैं, यानी कैपिटल V के लिए पहला बेसिस V1 होगा, उसके एलिमेंट और दूसरे बेसिस V2 के दोनों जितने एलिमेंट हैं सब एक के बाद एक सब के सब डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन बेसिस में जो एलिमेंट की संख्या मौजूद होगी वो कभी भी चेंज नहीं होगी। यानी अगर कैपिटल V के अंदर कैपिटल V के लिए हमें एक बेसिस मिलता है और उस बेसिस में मान लीजिए एग्जैक्टली 15 एलिमेंट आते हैं, तो इसका मतलब अब कैपिटल V के चाहे जितने बेसिस आएंगे सब में टोटल 15 एलिमेंट ही आएंगे, ना 15 से एक कम आएगा ना 15 से एक ज्यादा। तो थ्योरम नंबर 10 हुई थी, इफ अ वेक्टर स्पेस कैपिटल V हैज अ बेसिस ऑफ n वेक्टर्स, देन एवरी बेसिस ऑफ कैपिटल V मस्ट कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली n वेक्टर। इसके बाद एक नोट हुआ था, इफ अ नॉन जीरो वेक्टर स्पेस कैपिटल V, अगर कैपिटल V नॉन जीरो वेक्टर स्पेस है, मतलब ये जीरो स्पेस नहीं है, तो ऐसे केस में इज स्पैन्ड बाई, और ये वेक्टर V वेक्टर स्पेस कैपिटल V पूरा का पूरा स्पैन किया जा सकता है, बनाया जा सकता है बाई अ फाइनाइट सेट कैपिटल S, किसी फाइनाइट सेट कैपिटल S के एलिमेंट से हम कैपिटल V को पूरा पूरा स्पैन कर सकते हैं। देन तब ऐसे केस में द सबसेट ऑफ कैपिटल यस का जो सबसेट होगा इज अ बेसिस फॉर कैपिटल V, कंफर्मली कैपिटल V के लिए बेसिस का काम करेगा। देन अ सबसेट ऑफ कैपिटल यस का कोई एक सबसेट कैपिटल V के लिए बेसिस का काम करेगा। कैसे? फॉर कैपिटल V बाय द स्पैनिंग सेट थ्योरम, स्पैनिंग सेट थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए। जहां स्पैनिंग सेट थ्योरम थी, अगर कैपिटल S V1 V2 सो ऑन Vp कोई दिया गया सबसेट है कैपिटल V का, इफ कैपिटल S बी अ सेट इन कैपिटल V, यानी कैपिटल S V का सबसेट है और कैपिटल H एक दूसरा सेट है जो V1 V2 Vp से स्पैन किया जा सकता है, यानी कैपिटल H कैन बी जनरेटेड बाय V1 V2 सो ऑन Vp। तब यहां पर दो बातें कही थी स्पैनिंग सेट थ्योरम में। पहली बात ये कही गई थी कि इफ वन ऑफ द वेक्टर इन कैपिटल S, अगर कैपिटल S में कोई एक वेक्टर ऐसा है, मान लीजिए वो वेक्टर है Vk, जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन है बाकी बचे हुए वेक्टर्स का, तो Vk को डिलीट कर देने के बाद भी जो सेट बचेगा वो कैपिटल H को स्पैन कर सकता है। वापस दोहरा रहे हैं, कैपिटल S सबसेट है कैपिटल V का, और हम कह रहे हैं कि कैपिटल S की वजह से जनरेट किया जाता है कैपिटल S को। अगर हमें ये पता चल जाए कि इसमें एक वेक्टर Vk है जो बाकी बचे एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो Vk खुद दूसरे लोगों पर डिपेंड कर रहा है, तो अगर वो दूसरों पर डिपेंड कर रहा है तो Vk को रिमूव कर देने के बाद भी जो सेट अब बचेगा वो कैपिटल H को जनरेट कर सकता है, क्योंकि हमने किसी इनडिपेंडेंट क्वांटिटी को नहीं रिमूव किया, हमने जिसे रिमूव किया है वो क्वांटिटी खुद बाकी बचे हुए लोगों पर डिपेंडेंट थी। तो इसका मतलब उसका अगर कंट्रीब्यूशन भी पूछा जाए तो उसका कंट्रीब्यूशन यानी Vk का H को बनाने में जितना कंट्रीब्यूशन लग रहा था वो वास्तव में Vk का कंट्रीब्यूशन नहीं बल्कि V1 V2 और बाकी बचे हुए लोगों का कंट्रीब्यूशन था। तो Vk को डिलीट कर देने के बाद भी जितने लोग बचे हैं वो कैपिटल H को जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी बात थी, अगर H कोई नॉन जीरो सबस्पेस है, इफ H डज नॉट इक्वल टू सिंगलटन जीरो, मतलब H के पास सबस्पेस बोल दिए थे, H ऐसा सेट है जिसके पास जीरो के अलावा भी लोग मौजूद हैं। सबस्पेस इसलिए बोले थे क्योंकि यहाँ लिखा गया H इज इक्वल टू स्पैन ऑफ दिस, और हमें पता है कि स्पैन ऑफ वेक्टर्स जो होता है वो वेक्टर स्पेस बनाता है। तो अगर कैपिटल H कोई एक सबस्पेस है, सम सबसेट ऑफ कैपिटल S, तो कैपिटल S का जो कुछ सबसेट होगा, बस H को जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो सबस्पेस ना हो, तो कैपिटल S का कोई एक बेसिस जरूर होगा। कैपिटल S इज अ बेसिस फॉर द कैपिटल H, सम सबसेट ऑफ कैपिटल S इज अ बेसिस फॉर द कैपिटल H। तब कैपिटल S का कोई ना कोई सबसेट जरूर होगा जो इस H के लिए बेसिस का काम कर रहा होगा। इसी थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए, इवन थ्योरम का क्या, हम इसी केवल दूसरे स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए इस ऊपर वाली बात को लिखे हुए हैं। अगर कैपिटल V कोई नॉन जीरो वेक्टर स्पेस है जो कि किसी फाइनाइट सेट कैपिटल S से स्पैन किया जाता है, तो कैपिटल S का कोई ना कोई सबसेट जरूर होगा जो कैपिटल V के लिए बेसिस का काम कर रहा है। इवन कैपिटल S खुद अपना ही सबसेट है, तो हो सकता है कैपिटल S ही कैपिटल V के लिए बेसिस का काम कर रहा हो, और अगर कैपिटल S नहीं कर रहा है तो कैपिटल S का कोई सबसेट जरूर होगा जो इसके लिए बेसिस का काम कर रहा होगा। ये इतनी बातें पुराने वाले लेक्चर में हो चुकी हैं। इसके आगे बढ़ रहे हैं, डिफिनेशन लिखना।
डेफिनेशन नोट करना। पहली डेफिनेशन है, इफ कैपिटल V इज स्पेंड बाय if capital V is spanned by a finite set अगर कैपिटल V कोई एक वेक्टर स्पेस है जो किसी फाइनाइट सेट से स्पेन किया जाता है बाय अ फाइनाइट सेट, देन कैपिटल V इज सेड टू बी then capital V is said to be finite dimensional and पहली बात, अगर कैपिटल V कोई एक वेक्टर स्पेस है जो इस तरीके का है कि वो किसी फाइनाइट सेट यानी ऐसा सेट जिसमें कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो उसकी वजह से पूरा जनरेट किया जा सकता है, तो कैपिटल V को फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहा जाएगा। और इसकी जो डायमेंशन होगी वो उस फाइनाइट सेट में मौजूद एलिमेंट की संख्या के बराबर होती है। एंड द डायमेंशन ऑफ कैपिटल V and the dimension of capital V is the number of vectors in, अच्छा इसको जनरलाइज लिखना हो तो इसको लिख सकते हैं इन अ बेसिस फॉर कैपिटल V, इन अ बेसिस for capital V. If capital V is spanned by a finite set, चूंकि हमने सिर्फ finite set कहा है, independent नहीं कहा है, इसलिए हम इसको अभी बेसिस नहीं कह सकते हैं। तो लिखा गया if capital V is spanned by a finite set, अगर कैपिटल V किसी फाइनाइट सेट से पूरा जनरेट किया जा सकता है, देन कैपिटल V इज सेड टू बी फाइनाइट डायमेंशनल, तब आप कैपिटल V को फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बोलिए। एंड और इसके साथ कैपिटल V की जो डायमेंशन होगी वो डायमेंशन कैपिटल V का कोई एक बेसिस पता कर लीजिए, उस बेसिस में जितने एलिमेंट हैं उन्हीं की टोटल संख्या ही कैपिटल V के लिए डायमेंशन का काम कर रही होगी। एंड द डायमेंशन ऑफ कैपिटल V इज द नंबर ऑफ वेक्टर्स इन द बेसिस फॉर द कैपिटल V। अगला लिखना, दूसरी डिफिनेशन है उसी में, द डायमेंशन ऑफ द जीरो वेक्टर the dimension of the zero vector space को सिंगलटन जीरो लिख दिया जाता है। The dimension of the zero vector space singleton zero vector is defined to be zero, ठीक। पहली वाली बात को एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे यक्स एक्सेस को हम थोड़ी देर के लिए ले रहे हैं, तो पूरी की पूरी यक्स एक्सेस हम जानते हैं एक वेक्टर स्पेस को फॉर्म करती है, और हमें पता है पूरे एक्स एक्सिस पर जो भी बैठता है वो दिखने में x, 0 के फॉर्म का होता है। चूंकि घर ये x का है, x एक्सिस का घर है, तो इसके घर में y की वैल्यू हमेशा कितनी रहती है, 0 रहती है। अगर हम कहें कि x एक्सिस के लिए बेसिस बताई जाए तो हम कहेंगे x एक्सिस को जनरेट करने के लिए जिस वेक्टर की जरूरत पड़ती है, जितने मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, वही मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट पता कर ले, हमें डायमेंशन ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। यानी डायमेंशन को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो डायमेंशन इज इक्वल टू रिक्वायरमेंट ऑफ या नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स दैट कैन बी नीडेड टू जनरेट अ वेक्टर स्पेस। उन वेक्टर्स की वो मिनिमम संख्या जो किसी वेक्टर स्पेस को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है, वो उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन बनती है। जैसे x एक्सिस को जनरेट करने के लिए हमको सिंपली केवल और केवल 1, 0 चाहिए, केवल एक वेक्टर, इसीलिए x एक्सिस एक लाइन होता है और लाइन की डायमेंशन हमेशा 1 आती है, तो इसे 1 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहा जाएगा। y एक्सिस की अगर बात करें तो y एक्सिस भी एक लाइन होती है, और लाइन के लिए आपकी बार y का जो भी कोऑर्डिनेट होगा 0, y जैसा होगा,
और 0, y में फिर हमको पता है y एक्सिस को जनरेट करने के लिए सिर्फ 0, 1 चाहिए। 0, 1 मिल जाए तो फील्ड से एलिमेंट लेते हुए हम पूरी की पूरी y एक्सिस को जनरेट कर सकते हैं। ध्यान रखने की बात है, पूरे डेविड सीले को पढ़ते वक्त जो फील्ड है वो जब तक कहीं ना जाए तब तक रियल नंबर का सेट आर ही रहेगा। जब कहीं स्पेसिफिकेशन किया जाएगा तो वहां फील्ड अलग से बताई जाएगी। बाकी पूरे के पूरे डेविड सीले में जो फील्ड है वो रियल नंबर की ही चल रही है। तो एक्स एक्सिस को बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट हमको एक चाहिए। नॉन जीरो कौन है? 1, 0 कहें, चाहे हम कहें 2, 0। अच्छा, अगर किसी ने कहा कि हमने आपको एक वेक्टर दे दिया x, 0, क्या आप इस x, 0 से पूरे के पूरे x एक्सिस को बना सकते हैं? जवाब होगा नहीं बना सकते हैं। रीजन, जब तक x की वैल्यू नहीं पता चलेगी, अगर उसने x एक्सिस पर केवल 0, 0 दे दिया तब तुम कुछ नहीं बना सकते। इसमें किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल और केवल ओरिजिन ही मिलने वाला है। तो इसका मतलब x, 0 से x एक्सिस बन भी सकती है, नहीं भी, दोनों पॉसिबिलिटीज है, बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती है, इसीलिए इस पर रोक लगी हुई है। लेकिन अगर उसने कह दिया कि हमने आपको एक एलिमेंट दे दिया x, 0, जहां शर्त लगा दी x डज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या आप इसकी वजह से पूरे के पूरे x एक्सिस को बना सकते हैं? जवाब होगा हाँ, बना सकते हैं। इसका मतलब x एक्सिस के लिए जिस दिन बेसिस कहा जाएगा उस दिन x एक्सिस का बेसिस होगा केवल और केवल सिंगलटन x, 0, जहां पर x डज नॉट इक्वल टू है 0। अब ये x कुछ भी हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फील्ड हमारी कैसी है? रियल नंबर की R। तो x एक्सिस की डायमेंशन 1 हुई, y एक्सिस की 1 हुई। अब बारी करते हैं, अगर पूरे xy प्लेन को बनाना हो तो xy प्लेन को बनाने का मतलब है कि अब जो कोऑर्डिनेट चाहिए वो x, y टाइप का चाहिए। और x, y टाइप को बनाने के लिए हमको दो लोगों की जरूरत पड़ेगी। पहला 1, 0 जो कि x एक्सिस को बना सके, दूसरा 0, 1 जो y एक्सिस को बना सके, और इन दोनों के सम से हम पूरे के पूरे इस प्लेन को बना सकते हैं। इसका मतलब इसके लिए 1, 0 यानी xy प्लेन के लिए दो एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है, 1, 0, 0, 1। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इससे ज्यादा होंगे तब पर भी हम पूरे के पूरे xy प्लेन को बना सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा होने पर अब वो सेट कैसा हो जाएगा? डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट लोग बेसिस का काम नहीं कर सकते हैं, हमें चाहिए इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट के लिए हमारे मिनिमम रिक्वायरमेंट और मैक्सिमम दोनों रिक्वायरमेंट केवल यही है। अगर इंडिपेंडेंट सेट की बात की जाए, जैसे किसी ने कहा 2D में इंडिपेंडेंट सेट के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ वेक्टर बताओ, हम कहेंगे 0, क्योंकि जो इम्पटी सेट होता है 5 वो दुनिया में किसी भी सेट का सबसेट होता है। तो 5 के लिए अगर बात करें तो 5 खुद कैसा है? Li है, लेकिन इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं? 0। अच्छा, अगर ये कहे कि हाईएस्ट Li सेट कितने एलिमेंट को रख सकता है तो हम लेंगे 2 एलिमेंट को, ये रहा सामने 1, 0, 0, 1। अगर इसमें हम अगला एलिमेंट बढ़ाते हैं 0, 1, 1, 0 और इसी में हमने बढ़ा दिया 1, 2, तो साफ पता है 1, 2 कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। यहाँ 1 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई ऐड करेंगे 1, 2 बनेगा। ये सेट तुरंत कैसा हो जाएगा? डिपेंडेंट। मैट्रिक्स की थ्योरी में इसी को देखा जाए तो अगर सेलेक्ट किए गए वेक्टर्स की संख्या नंबर ऑफ एंट्रीज से ज्यादा होती है तो हमारा सेट लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तो इसका मतलब पूरे के पूरे xy प्लेन की अगर डायमेंशन कही जाए तो xy प्लेन की डायमेंशन केवल और केवल 2 होती है। ठीक, तो चूंकि xy प्लेन को बनाने के लिए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट की जरूरत पड़ रही है, इसलिए xy प्लेन को अगर वेक्टर स्पेस के तौर पर देखा जाए तो ये वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल का है। R3 की बात करें तो 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 की रिक्वायरमेंट होती है, फाइनाइट डायमेंशनल। R4 की बात करें वो भी फाइनाइट डायमेंशनल। हर वो वेक्टर स्पेस जिसको बनाने के लिए आपको फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स की जरूरत, फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स की नीड होती है, वो आपका फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बनता है। और उसके बेसिस में आए कुल एलिमेंट की संख्या ही उसके लिए डायमेंशन का काम कर रही होती है। 0 वेक्टर स्पेस जो होता है उसमें केवल एक एलिमेंट होता है 0, तो जब उसके लिए डायमेंशन की बात करेंगे तो उसकी डायमेंशन 0 होगी, क्योंकि उसका बेसिस 5 माना जाता है। इसी में अगला लिखते हैं तीसरी डिफिनेशन, इफ कैपिटल V is not spanned by
अगर हमारा वेक्टर स्पेस कैपिटल वी किसी फाइनाइट सेट से स्पेंड नहीं किया जा सकता है, मतलब वी को स्पेंड करने के लिए इनफाइनाइट एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, तो कैपिटल वी को इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहा जाएगा। इफ कैपिटल वी इज नॉट स्पेंड बाय अ फाइनाइट सेट, by a finite set, then capital V is called infinite dimensional vector space. Infinite dimensional vector space ये तीन डेफिनेशन हुई। अगर कोई वेक्टर स्पेस फाइनाइट सेट से जनरेट किया जाता है तो उसको फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बोलेंगे। कोई वेक्टर जीरो वेक्टर स्पेस की बात करें तो उसके लिए बेसिस पाई माना जाता है, उसमें एलिमेंट की संख्या जीरो आ रही है, इसका मतलब उसके लिए डायमेंशन जीरो होगी। तो जीरो वेक्टर स्पेस भी फाइनाइट डायमेंशनल होता है और बाकी तो फाइनाइट डायमेंशनल वाले फाइनाइट है। और अगर किसी वेक्टर स्पेस को स्पैन करने के लिए इनफाइनाइट एलिमेंट की नीड हो रही है तो उसको इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहा जाएगा। तुरंत एक एग्जांपल उठा रहे हैं इसका। पहला एग्जांपल लिखना, एग्जांपल 1, द स्टैंडर्ड बेसिस फॉर Rn, ये n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर रियल फील्ड Rn। पहले बोला गया है जब तक फील्ड कहीं ना जाए तब तक रियल की फील्ड रहेगी। द स्टैंडर्ड बेसिस फॉर द Rn कंटेन्स n वेक्टर, n वेक्टर्स। ठीक, ये अपने अंदर में टोटल, इसका जो बेसिस होगा उसका स्टैंडर्ड बेसिस अपने अंदर में टोटल n वेक्टर को कंटेन करता है। सो इसलिए डायमेंशन ऑफ Rn इज इक्वल टू स्मॉल n, इसलिए Rn की डायमेंशन n होगी। इसके जिस दिन स्टैंडर्ड बेसिस की बात की जाए तो हमें पता है r के ऊपर n लगा हुआ है इंडेक्स, तो जो इंडेक्स है ये एक सूचकांक है जो ये बता रहा है कि इस पूरे परिवार के अंदर जो भी मेंबर आएंगे वो n टपल के फॉर्म में आएंगे, ना कि इसको देख करके डायमेंशन बोली गई है। क्योंकि जिस दिन ये Cn ओवर r होगा उस दिन अब इनको देख करके डायमेंशन नहीं बोली जा सकती है। तो ये इंडेक्स केवल ये बताता है कि इस फैमिली में, इस सेट में जितने मेंबर आएंगे वो दिखने में किस टाइप के होंगे। जैसे Rn के ऊपर n लगा है तो इसका हर मेंबर दिखने में ऐसा होगा, x1, x2, x3, सो ऑन xn, ये n टपल के फॉर्म का होगा। तो इसका जो स्टैंडर्ड बेसिस होगा, अब इनको बनाने के लिए इनको तोड़ करके लिख रहे हैं, इसको लिखा जा सकता है x1, 1 0 0 सो ऑन 0 प्लस x2 0 1 0 सो ऑन 0 प्लस सो ऑन प्लस xn 0 0 अप टू सो ऑन 0 1, जहां पर ये जितने भी xi's हैं ये बिलोंग करते हैं रियल की फील्ड R से, जहां I वेरी कर रहा है 1 2 अप टू सो ऑन n। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास केवल ये 1 0 0 0 0 1 0 0 सो ऑन 0 0 0 1 केवल इतने लोग मौजूद हों तो हम Rn के किसी भी मेंबर को जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी xi हैं वो सारे रियल के हैं। यहाँ पर रियल एंट्री भरते चले जाए, Rn का एक एक मेंबर बनता चला जाएगा। तो स्टैंडर्ड बेसिस के एलिमेंट जो होंगे वो ये होंगे, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ Rn 1 0 सो ऑन 0 0 1 सो ऑन 0 सो ऑन 0 0 सो ऑन 0 1, ये स्टैंडर्ड बेसिस होता है Rn का। इनकी संख्या गिने कितनी है, तो पहले प्लेस पर बनाया ये पहला एलिमेंट है, दूसरे प्लेस पर बनाया दूसरा एलिमेंट है, तीसरे प्लेस पर बनाएगा तीसरा एलिमेंट, और इस तरीके से लास्ट वाले प्लेस पर बनाया। तो कुल कितने प्लेस थे, n प्लेसेस थे, तो इसका मतलब इन टोटल एलिमेंट की संख्या n हो गई, इसलिए Rn ओवर R की डायमेंशन भी कितनी होती है, n होती है। ये रहा Rn ओवर R, इसीलिए एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होता है।
दूसरा, डायमेंशन बताने का एक तरीका और होता है कि आप ये देखिए कि किसी वेक्टर को बनाने के लिए कितने आर्बिट्री कांस्टेंट की जरूरत पड़ रही है। हमें इसके किसी जनरल मेंबर को लिखने के लिए, जनरल मेंबर मतलब एक ऐसा मेंबर जो अकेले सबको रिप्रेजेंट करता है, तो उस जनरल मेंबर को लिखने के लिए हमको यहाँ टोटल n आर्बिट्री मनचाहे कांस्टेंट की जरूरत पड़ रही है। हम यहाँ कुछ भी भर सकते हैं, और जब हम यहाँ कुछ भी भरेंगे तो आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या n हुई, तो इसकी डायमेंशन भी कितनी हुई, n। लेकिन इसमें एक जगह पर धोखा मिलता है, वह भी आगे चल करके एक एग्जाम्पल में दिखाई देगा, इसीलिए इस बात अभी नहीं बोल रहे। इसीलिए आर्बिट्री कांस्टेंट की वर्डिंग एक थोड़ा सा धोखेबाजी वाली वर्डिंग है, जिसमें गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये एग्जाम्पल 1 में पहला है, इसी एग्जाम्पल 1 में दूसरा लिख रहे हैं। द स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल बेसिस the standard polynomial basis basis 1 t square. The standard polynomial basis 1 t square shows that अगर आप किसी पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड बेसिस को दिखाते हो कि उसका स्टैंडर्ड बेसिस है 1 टी स्क्वायर, तो सोचो जब अपने पास केवल 1 मौजूद है, टी मौजूद है, टी स्क्वायर, यानी अपनी जेब में सिर्फ 3 एलिमेंट है, 1 टी स्क्वायर, तो हाईएस्ट डिग्री 2 दिखाई दे रही। यानी यहां से अगर हम किसी पॉलिनोमियल को बनाने की कोशिश करें तो हाईएस्ट डिग्री का जो पॉलिनोमियल मिलेगा वो 2 डिग्री का मिलेगा। इसका मतलब जिस वेक्टर स्पेस की ये बात कर रहे हैं वो वेक्टर स्पेस एटमोस्ट डिग्री 2 तक का है। तो एटमोस्ट डिग्री 2 तक के जो वेक्टर स्पेस हैं उनका बेसिस होता है 1 टी स्क्वायर, इसी को 1x स्क्वायर भी कहा जा सकता है। और बेसिस में कुल 3 एलिमेंट आए हैं, इसका मतलब इसकी डायमेंशन भी कितनी होगी, 3। यानी जो P2 होता है, P2 रिप्रेजेंट करता है, P2 इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल एट मोस्ट डिग्री 2, लेकिन डायमेंशन कितनी है, इससे एक बढ़ करके 3 है। द स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल बेसिस 1 टी स्क्वायर शोज दैट डायमेंशन ऑफ P2 is equal to 3। तो अगर इसी को इन जनरल देखा जाए तो इन जनरल में देखना, जैसे एटमोस्ट डिग्री n तक के पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, an x टू दी पावर n प्लस an माइनस 1 x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस इस तरीके से चलते हुए, यानी अगर हम यही अगला लिखते तो अगला लिखते an माइनस 2 x टू दी पावर n माइनस 2, इस तरीके से जितना नीचे सफिक्स है उतनी ऊपर डिग्री है, तो इसका मतलब a2 x स्क्वायर प्लस a1 x टू दी पावर 1 और प्लस a0 x की पावर 0 का मतलब केवल 1, यानी a0। ये वो पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, n है। ठीक, अच्छा, इसकी डिग्री तब n होगी जिस दिन an डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। जिस दिन an की वैल्यू 0 हो जाएगी उस दिन लीडिंग टर्म an नहीं रह जाएगा, और जब लीडिंग कोफिशिएंट an नहीं होगा तब लीडिंग कोफिशिएंट या तो an माइनस 1 बनेगा या इससे भी कम बनेगा। लीडिंग कोफिशिएंट बनने के लिए an की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होनी पड़ेगी। अगर हम कहते हैं an डज नॉट इक्वल टू 0 है तो ये पॉलिनोमियल है जिसकी अधिकतम डिग्री कितनी है, n है, या ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है। हम एक सेट बना रहे हैं Pn, और Pn को हम कह रहे हैं दिस इज द कलेक्शन ऑफ दीज टाइप एलिमेंट, और ये शब्द गायब कर दे रहे हैं, यानी Pn इज द कलेक्शन ऑफ an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस a1 x प्लस a0 सच दैट यहाँ जितने भी a आई हैं ये सारे के सारे रियल नंबर के सेट R से आ रहे हैं। इसका मतलब हुआ Pn ने अपने अंदर में वो सारे पॉलिनोमियल समेट लिए जिनकी डिग्री n होगी, कब, जब an डज नॉट इक्वल टू 0 भरा जाएगा, जिनकी डिग्री an माइनस 1 होगी जब an बराबर 0 होगा, an माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी Pn कांस्टेंट टर्म का भी कलेक्शन है, 1 डिग्री के पॉलिनोमियल का कलेक्शन है, 2 डिग्री के सारे पॉलिनोमियल का कलेक्शन है, 3 डिग्री के सारे पॉलिनोमियल का कलेक्शन है, n माइनस 1 डिग्री के सारे पॉलिनोमियल का कलेक्शन है, और n डिग्री के भी सारे पॉलिनोमियल का कलेक्शन है जिनमें कोफिशिएंट रियल नंबर लग रहे हैं।
तो Pn इज द कलेक्शन ऑफ, लिखा जाता है Pn इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल एट मोस्ट डिग्री n। ये उन सारे पॉलिनोमियल का कलेक्शन है जिनकी अधिकतम डिग्री कितनी है n, और मिनिमम कितनी है कांस्टेंट तक। कांस्टेंट की डिग्री को अनडिफाइंड बोला जाता है, ठीक। लेकिन फिर भी अगर समझने के लिए ऐसे देखा जाए तो 0 डिग्री बोल सकते हैं, हालांकि 0 डिग्री बोलना गलत होगा। तो सारे कांस्टेंट टर्म है, सारे 1 डिग्री के पॉलिनोमियल, 2 डिग्री के, 3 डिग्री के, 4 डिग्री के, n डिग्री तक के सारे पॉलिनोमियल को अपने में कलेक्ट किया हुआ है। ये एक वेक्टर स्पेस बनाता है, ये हम लोग पीछे भी देख चुके हैं, ठीक। तो जिस दिन इसके लिए पूछे जाए कितने आर्बिट्री कांस्टेंट की जरूरत है, तो गिनती करें a1 a2 a3 an, यहां से यहां तक n की जरूरत, और एक ये यानी n+1। तो इसका स्टैंडर्ड बेसिस होगा x टू दी पावर n, x टू दी पावर n-1, x टू दी पावर n-2 से चलते चलते x स्क्वायर, x टू दी पावर 1, और एक कांस्टेंट के लिए 1। ये रहा, 1 से लेके n तक टोटल n लोग ये हुए +1, यानी इसकी डायमेंशन होगी n+1, और स्टैंडर्ड बेसिस होगा 1x, x स्क्वायर, x क्यूब, सो ऑन चलते चलते x टू दी पावर n। इसी को लिख देना इन जनरल करते हैं। in general dimension of Pn is equal to n+1। अब Pn का मतलब जानते रहना, Pn is the collection of all polynomial at most degree n। और चूंकि डेविड सीले फॉलो कर रहे हैं तो डेविड सीले में फील्ड जब तक कहीं ना जाए तब तक रियल नंबर की ही रहेगी। इन जनरल डायमेंशन ऑफ Pn is equal to n+1। यहीं पर लगे आप इनफाइनाइट डायमेंशन वाले की भी बात कर लेते हैं। अगर हम कहते हैं कि दुनिया में जितने पॉलिनोमियल होते हैं सबको इकट्ठा कर दिया जाए, सारे पॉलिनोमियल जो रियल कोफिशिएंट रख रहे हो, मतलब जो रियल फील्ड पर काम कर रहे हो, वो सारे पॉलिनोमियल इकट्ठा करें, तो इसका मतलब कांस्टेंट टर्म सारे के सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे उसमें, प्लस कांस्टेंट के साथ 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल भी आ जाएंगे, प्लस 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल आ जाएंगे, 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल भी उसी में शामिल हो जाएंगे। यानी इनको इकट्ठा करें, पहले सारे कांस्टेंट इकट्ठे किए, फिर जितने 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल थे जैसे 2x, फिर 3x, 1/2x, 4/3x, सारे 1 डिग्री वाले इकट्ठे कर लिए, फिर 2 डिग्री वाले जितने थे उनको इकट्ठे किए, 3 डिग्री के इकट्ठे किए, चलते चलते इस तरीके से सारे n डिग्री वाले पॉलिनोमियल भी इकट्ठे कर लिए। n पर रुके नहीं, n पर रुक गए तब तो डायमेंशन n+1 की रही, आपकी n+1 डिग्री वाले भी इकट्ठे किए, चलते चलते 2n डिग्री वाले भी इकट्ठे कर लिए। मतलब जितने पॉलिनोमियल हमारे सामने आते जा रहे हैं हम सारे के सारे पॉलिनोमियल को इकट्ठा कर रहे हैं, डिग्री नहीं देख रहे हैं, डिग्री चाहे जो हो, 1 लाख डिग्री हो, 10 लाख हो, 10 करोड़ हो, जितनी मन चाहे उतनी डिग्री का पॉलिनोमियल दे दें, मेरे सेट का हिस्सा बनने को तैयार है। तो ऐसे केस में मेरा सेट बाउंड नहीं कर रहा कि आप पर्टिकुलर इतनी डिग्री तक के ही एलिमेंट को लेकर के आइए, आप कम का भी ला सकते हैं, मैक्सिमम जितनी डिग्री सोच सकते हैं सब सोच लीजिए, सारे पॉलिनोमियल मेरे पास आएंगे। तो इस दौरान इसके बेसिस में देखो कौन कौन आएगा, 1x, x स्क्वायर, x की पावर 3, चलते चलते x टू दी पावर n, x टू दी पावर n+1, x टू दी पावर n+2, चलते चलते x टू दी पावर 2n, रुकना नहीं है, x टू दी पावर 2n+1 अप टू सो ऑन। ये कहानी कहीं भी रुकने वाली नहीं है। तो हम सीधे बोलेंगे इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास जो बेसिस में एलिमेंट की संख्या है वो कितनी है, इनफाइनाइट है। तो ये a set P which is the collection of all possible polynomial, वो अपना कैसा होगा, इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा, और जिसका बेसिस ये रहेगा। लिख लेते हैं इस बात को। the space P of all polynomial the space capital P of all polynomial is infinite, dimensional, is infinite dimensional। और इस बात का ख्याल रखना, ये बात जितनी हो रही है सब रियल फील्ड पर हो रही है,
डेविड सीले में जितनी फील्ड चली है सबकी सब रियल चली है जब तक पर्टिकुलर कहा ना जाए। यहीं से एग्जाम्पल 2 उठाते हैं। ये पहला एग्जाम्पल था जिसमें n डिग्री के पॉलिनोमियल की बात हो गई, फिर n+1 डिग्री के पॉलिनोमियल की बात हो गई और इनफाइनाइट डिग्री के पॉलिनोमियल की बात हो गई। ठीक, यानी अब अगर कोई भी हमको कहे कि आप हमको एक वेक्टर स्पेस बताइए जिस वेक्टर स्पेस की डिग्री 3 हो, तो फटाफट सोचने के लिए बस यही है, वेक्टर स्पेस की डिग्री 3 बोले हैं तो इसका मतलब एटमोस्ट डिग्री 2 तक के पॉलिनोमियल का कलेक्शन कर ले, यानी इसमें से एक कम कर दे, बोल दे P2, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ एटमोस्ट डिग्री 2। अगर उन्होंने कहा कि हमको आप 15 डायमेंशन का एक वेक्टर स्पेस बताइए, तो 15 डायमेंशन के वेक्टर स्पेस के लिए सीधे इसमें से एक कम करके हम लोग बोल देंगे P14। इसमें से चूंकि डायमेंशन ये है तो जो वेक्टर स्पेस होगा वो एटमोस्ट डिग्री 14 तक का पॉलिनोमियल रखेगा। यानी अगर किसी ने कह दिया कि 2 की पावर 2021 डायमेंशन का एक वेक्टर स्पेस बताइए, कि कोई वेक्टर स्पेस जिसकी डायमेंशन 2 टू द पावर 2021 है, तो सीधे कहेंगे P 2 टू द पावर 2021 और -1, बस ये रहा। ये वेक्टर स्पेस आप ले लीजिए, इसकी डायमेंशन 2 टू द पावर 2021 -1, ये रहा, इसकी डायमेंशन इतनी आती है। और इनफाइनाइट डायमेंशन का पूछें तो केवल कह देंगे सीधे सीधे जितने पॉलिनोमियल सोच सकते हैं सारे पॉलिनोमियल को इकट्ठा करके एक सेट बनाइए कैपिटल P, दैट्स द इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। डेविड सिले का दूसरा एग्जाम्पल, लेट कैपिटल H इज इक्वल टू स्पैन ऑफ वेक्टर V1 कॉमा वेक्टर V2। कैपिटल H कोई एक सब स्पेस है जो दो वेक्टर V1 और V2 के स्पैन से बनता है, वेयर जहां पर वेक्टर V1 हमें दिया गया है, वेक्टर V1 इज इक्वल टू, ठीक, वेक्टर V1 है 3 6 2, ये पहला वेक्टर हुआ। इन्होंने कहा कैपिटल H एक सब स्पेस है जो दो वेक्टर के V1 और V2 के स्पैन से बनता है, जहां पर V1 है 3 6 2, ठीक। अब V2 की बात करें एंड V2 इज इक्वल टू, वेक्टर V2 इज इक्वल टू -1 0 1, ये रहा। कैपिटल H जिन दो वेक्टर से बनता है V1 और V2 से, वो दोनों वेक्टर हमें दिए गए हैं। पहला वेक्टर V1 है 3 6 2, दूसरा वेक्टर V2 है -1 0 1। देन कैपिटल H, अब अगर इसमें कोई ये पूछ ले कि कैपिटल H किस ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करेगा, तो ऑलरेडी हम लोग शुरू से इस बात को पढ़ते चले आए हैं कि जिस वक्त सिंगल वेक्टर होता था, हम वापस दोहरा रहे हैं, निश्चित तौर पे वो भूला होगा। अगर कोई हमसे कहे कि सिंगल वेक्टर का स्पैन क्या होगा, स्पैन ऑफ वेक्टर V, किसी ने सिर्फ इतना पूछा स्पैन ऑफ वेक्टर V क्या होगा, तो मेरे पास दो जवाब होते थे। स्पैन ऑफ वेक्टर V ये या तो एक पॉइंट हो सकता है और या तो इसका स्पैन एक लाइन हो सकता है। जिस दिन ये वेक्टर V इज इक्वल टू 0 वेक्टर हो जाएगा, जिस दिन वेक्टर V इज इक्वल टू 0 वेक्टर, उस दिन इस वेक्टर में किसी भी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करें, कुछ भी इसका कोफिशिएंट लगा दिए, 0 वेक्टर ही बना रहेगा और 0 वेक्टर केवल और केवल एक पॉइंट होता है, तो या तो ये पॉइंट होगा। और जिस दिन V डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, उस दिन ध्यान दें, जैसे ये वेक्टर दिया गया है, इस वेक्टर के पास अपनी लेंथ मौजूद है, इसका मतलब ये वेक्टर कैसा है, नॉन जीरो। तो जिस दिन इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई किया, यानी इसको कंट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, तो यहाँ कहीं पर आ गया हाफ वेक्टर V। जिस दिन इसमें 0 का मल्टीप्लाई किया, ये पूरा सिमट करके सिकुड़ के यहाँ पर आ गया, ये हो गया 0 इंटू वेक्टर V। इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो जितनी लेंथ थी उसकी 2 गुनी हो गई, लेकिन डायरेक्शन वही रही,
ये हो गया 2 वेक्टर v। इसमें अगर -2 का मल्टीप्लाई किया तो पीछे की तरफ लौट करके आएगा -2 इंटू वेक्टर v, क्योंकि नेगेटिव में वेक्टर की डायरेक्शन पलट गई। तो इसका मतलब अगर वेक्टर खुद नॉन जीरो है तो उसका स्पैन ओरिजिन से पास होने वाली एक लाइन बनती है। तो यहां से एक बात साफ हुई कि अगर किसी वेक्टर का स्पैन पूछे तो वेक्टर को पहले चेक करेंगे क्या वेक्टर जीरो था या नहीं था। इफ वेक्टर v इज इक्वल टू जीरो वेक्टर देन इट इज अ पॉइंट। वेक्टर v इज इक्वल टू जीरो वेक्टर तो इसका जो स्पैन होगा वो पॉइंट होगा। अगर v डज नॉट इक्वल टू जीरो रहा तो इसका स्पैन लाइन होगा, और लाइन भी कैसी, पासिंग थ्रू ओरिजिन। पासिंग थ्रू ओरिजिन। वेक्टर खुद नॉन जीरो है लेकिन उसका स्पैन एक लाइन हो रही है जो कहां से गुजर रही है, ओरिजिन से। अच्छा, अगर यही दो वेक्टर कह दे, स्पैन ऑफ, यानी जो मेरा केस चल रहा है, स्पैन ऑफ वेक्टर v1 एंड वेक्टर v2, ऐसा कह दिया तो जिस दिन इस तरीके की बात कहेगा और पूछेगा इसका स्पैन कितना है तो हम वही बात कहेंगे, पहले दोनों वेक्टर को चेक करते हैं। अगर वेक्टर v1 बराबर जीरो वेक्टर है और वेक्टर v2 भी किसी ने जीरो वेक्टर ही लिख दिया है, हालांकि सेट में दोनों वेक्टर सेम नहीं रखे जाते लेकिन फिर भी अगर ये दोनों जीरो रख दिए गए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आज की तारीख में इनका स्पैन जो बनेगा वो स्पैन फिर से एक पॉइंट ही बनेगा। ठीक, अगली बात, ये तो पहली पॉसिबिलिटी हुई। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर हम कह रहे हैं कि वेक्टर v1 तो जीरो हो गया लेकिन वेक्टर v2 डज नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक, v1 जीरो, v2 डज नॉट इक्वल जीरो, इसका मतलब v1 का जब जब कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा इसका स्पैन होगा कैसा, इसका स्पैन होगा a1 इंटू v1 प्लस a2 इंटू v2 के फॉर्म का। लेकिन हमको पता है v1 कितना है, जीरो, तो इसका कंट्रीब्यूशन जितना भी लिया जाएगा हर बार कितना देगा, जीरो। तो ये नॉन जीरो है, यानी सारा दारोमदार केवल v2 के ऊपर होगा, और सिंगल वेक्टर जो कि खुद नॉन जीरो है उसका स्पैन एक लाइन बनेगी। तो ऐसे केस में कहा जाएगा कि इनका स्पैन एक लाइन होगी जो पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगी। ये बात निकल करके अगली बात, यही काम अगर पलट दिया जाए, v2 को जीरो कर दें और v1 को डज नॉट इक्वल टू जीरो, फिर एक लाइन होगी, लेकिन ये लाइन ये नहीं होगी क्योंकि ये लाइन जो बनी है ये v2 का स्पैन है। और अब की बार स्पैन किसका होने चल रहा है, v1 का, क्योंकि इस बार v2 यहाँ आएगा जीरो बन करके। तो इस बार ये लाइन कोई इस तरीके से आ सकती है या तो इधर से जा सकती है, लेकिन लाइन डिफरेंट हो जाएगी। ये हुआ, ये तब का केस है जब कोई एक जीरो हो दूसरा नॉन जीरो हो, तो स्पैन क्या होगा, लाइन बनेगा। यानी पलट के यही लिख दें कि अगर v2 इज इक्वल टू जीरो हो जाए और v1 डज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए तब पर भी इसका स्पैन क्या होगा, लाइन होगा, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब की बार हम करें दोनों ही वेक्टर नॉन जीरो हो जाए, ये v1 डज नॉट इक्वल टू जीरो, v2 आल्सो डज नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन फिर सवाल ये उठता है v1 डज नॉट इक्वल टू जीरो, v2 डज नॉट इक्वल टू जीरो में क्या ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल तो नहीं है। जैसे अगर v1 इज द मल्टीपल ऑफ v2 हो जाए या v2 इज द मल्टीपल ऑफ द v1 हो जाए, दोनों नॉन जीरो हैं लेकिन कोई एक दूसरे का मल्टीपल हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कहने के लिए दो वेक्टर दिए गए हैं, वास्तविकता में केवल एक वेक्टर दिया गया है, दूसरा तो केवल उसका मल्टीपल है जो हम कभी भी तैयार कर सकते थे स्पैन में। तो इसका मतलब इस बार दो नहीं फिर एक ही वेक्टर दिया गया है और उसका स्पैन वापस एक लाइन बनेगा। सवाल उठता है क्या ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगी या नहीं, जवाब है आगे स्पैन लगा है। स्पैन हमेशा एक सब स्पेस बनाता है और सब स्पेस अपने पास जीरो वेक्टर को कंटेन करता है। इसका मतलब साफ है v1 v2 का स्पैन फिर से एक लाइन बनेगी पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये इस तरीके से भी जा सकती है और इस तरीके से भी, और आज की तारीख में v1 और v2 दोनों इसी लाइन पर मौजूद होंगे। पुरानी किस्से में भी v1 v2 एक ही लाइन पर मौजूद थे, पॉइंट थे, दोनों जीरो थे तो केवल और केवल एक पॉइंट थे, एक जीरो दूसरा नॉन जीरो था, तो एक जीरो यहाँ बैठा था, दूसरा नॉन जीरो अपनी लाइन पर कहीं पर बैठा हुआ था, थे सारे के सारे कोलिनियर ही। अब हमने कहा दो के दोनों नॉन जीरो लेकिन दोनों में से कोई एक दूसरे का मल्टीपल हो गया तो भी एक ही लाइन पर आएंगे, यानी इनका स्पैन लाइन बनेगा। लेकिन अगर v1 v2 डज नॉट इक्वल टू जीरो हुआ, पहली बार v1 डज नॉट इक्वल टू जीरो, v2 डज नॉट इक्वल टू जीरो, और इसके साथ ही साथ v1 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ v2, तो जब दोनों नॉन जीरो है तो अगर v1 v2 का मल्टीपल नहीं होगा तो v2 v1 का भी मल्टीपल नहीं होगा, और कोई किसी का मल्टीपल नहीं है, मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। और हम जानते हैं दो इंडिपेंडेंट वेक्टर का जो स्पैन होता था वो एक प्लेन बनता है, प्लेन। अगर फिगर याद ना हो तो फिगर याद दिलाते, एकदम इनिशियल एक्सरसाइज जो चल रही थी उसमें कहा गया था कि अगर कोई एक वेक्टर दिया जाता है, जैसे ये वेक्टर v1 होता
और दूसरा वेक्टर कोई दिया जाता, ये वेक्टर v2 होता, तो हमने कहा था v1 के पैरेलल जितने हो सके उतनी लाइनें ट्रेस करें। ये v1 के पैरेलल लाइन इस तरीके से, ये सारी लाइनें इसके v1 के पैरेलल हैं, ये v1 है और ये v2 है। आपकी बार अगली बार जो भी लाइन ट्रेस होंगी वो v2 के पैरेलल ट्रेस हो रही हैं, तो जब v2 के पैरेलल ट्रेस करेंगे तो ये लाइनें आएंगी, ये और ये जितने भी कटान आ रहे हैं, ये जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं, ये सब v1 v2 के लीनियर कॉम्बिनेशन को दिखा रहे हैं। तो अगर गौर किया जाए तो ये एकदम जाल की तरह से बन रहा है, और जो जाल होता है वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी दो वेक्टर का जो स्पैन होता है, दोनों वेक्टर अगर खुद नॉन जीरो हैं और एक दूसरे के मल्टीपल नहीं हैं, तो उनका स्पैन एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हम अपने केस में देखें तो v1 है 3 6 2 और v2 है -1 0 1, दो के दोनों नॉन जीरो, दोनों में से कोई किसी का मल्टीपल नहीं है, मतलब इनका जो स्पैन होगा वो एक प्लेन बन रहा होगा। इसी बात को आगे लिखते हैं। Then capital H is a plane. Then capital H is a plane. ठीक, और इसके लिए बेसिस कहा जाए तो ये दोनों वेक्टर दोनों किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, और प्लेन को बनाने के लिए दो वेक्टर की नीड होती है। तो इसका मतलब ये जो प्लेन होगा ये 2 डायमेंशन होता है, और प्लेन जितने भी होते हैं वो 2 डायमेंशनल ही रहते हैं। देन कैपिटल H इज अ प्लेन, अ बेसिस फॉर H को बनाने के लिए जो जो लोग जिम्मेदार होंगे वो इसके बेसिस में आएंगे, और H को बनाने के लिए 2 लोग जिम्मेदार हो रहे हैं। अ बेसिस फॉर कैपिटल H is collection of vector v1 and vector v2। ठीक, सिंस चूंकि v1 and v2 ठीक are not multiples of each other, चूंकि v1 और v2 ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, hence they are linearly independent। इसलिए ये जो सेट आया, ये सेट या v1 v2 दोनों एक दूसरे से परफेक्टली इंडिपेंडेंट है, और अगर ये इंडिपेंडेंट है तो कैपिटल H को बनाने के लिए जितने इंडिपेंडेंट एलिमेंट की संख्या आई वही कैपिटल H के लिए बेसिस का काम, डायमेंशन का काम करेगी। thus डायमेंशन ऑफ कैपिटल H इज इक्वल टू 2। एग्जाम्पल नंबर 3 इसमें लिखना, तीसरा एग्जाम्पल, फाइंड द डायमेंशन of the subspace कैपिटल H इज इक्वल टू, सबस्पेस दिया गया है, H इज द कलेक्शन ऑफ वेक्टर ऑफ द फॉर्म a माइनस 3b प्लस c क्या 60। ठीक, दूसरा वेक्टर इसमें है 5a प्लस 4d, दूसरी एंट्री। इस वेक्टर की तीसरी एंट्री है b माइनस 2c माइनस d और 5d। 5d such that a b c t are belong to the real number set R।
एक सब स्पेस दिया गया है कैपिटल एच, और कह रहे कैपिटल एच के जो मेंबर होंगे, यानी जो जो कैपिटल एच में बिलोंग करने वाला है उसको दिखने में इस फॉर्म में होना चाहिए। यानी एक वेक्टर होगा, अच्छा 1 2 3 4 4 एंट्री का वेक्टर है, तो इसका मतलब एक बात तो साफ हो गई है, जो एच है उसके मेंबर आ कहाँ से रहे हैं, R4 से आ रहे हैं। इसका मतलब आइदर एच इज इक्वल टू R4 और एच इज द सबसेट ऑफ R4। अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि क्या h R4 के बराबर होगा या h इज इक्वल टू R4 होगा, तो इसीलिए इस तरह से लिख रहे हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज बरकरार हैं। हमें कैपिटल H की डायमेंशन पता करनी है। जो बात पहले बोले हुए थे कि कैपिटल H को लिखने के लिए कितने आर्बिट्री कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो हम देख रहे हैं ABCD 4 आर्बिट्री कांस्टेंट की नीड है, तो 4 आर्बिट्री कांस्टेंट की नीड के हिसाब से कैपिटल H की डायमेंशन हमको 4 नजर आ रही है, और डायमेंशन 4 होते ही इसके मेंबर R4 से है, डायमेंशन 4 है, यानी H इज इक्वल टू R4 हो सकता है। लेकिन अभी हम केवल और केवल इतनी ही बात कर रहे हैं कि हो सकता है, कंफर्म नहीं। कंफर्म तो तब करेंगे जब इनको देखा जाए कि कितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट की नीड पड़ रही है। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सबसे पहला काम ये करेंगे कि कैपिटल एच के जो मेंबर हैं इनको पूरी तरह से ओपन करके लिखेंगे कि देखिए कैपिटल एच के मेंबर दिखने में वास्तविकता में किस तरीके से नजर आते हैं। सॉल्यूशन देखना, कैपिटल एच इज इक्वल, पूरे को ओपन करके लिख रहे हैं, कैपिटल एच इज द कलेक्शन ऑफ वेक्टर ऑफ द फॉर्म, या लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म में लिख रहे हैं। देखना पहला हम ए बाहर निकाल लेते हैं, ए इंटू पहले में ए का कोफिशिएंट 1 5 0 0 0, ये पहला है, प्लस बी का कोफिशिएंट पहले में -3 अगले में 0 0, तीसरे में 1 और चौथे में 0, प्लस सी, इसमें पहले में 6 दूसरे में 0 6 0 -2 0 6 0 -2 0, प्लस डी 0 4 -1 5 0 4 -1 और 5 such that A B C D belong to the R। अभी भी 4 आर्बिट्री कांस्टेंट नजर आ रहे हैं। लिखना इन दोनों पर साइड बाय साइड, इनको अगर ध्यान में देखा जाए तो ये कैसा नजर आ रहा है। ये जो वेक्टर लिखा गया है इसमें जिस दिन -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 0 1 0, जिस दिन इसमें -2 से मल्टीप्लाई होगा उस दिन ये वाला वेक्टर तैयार होगा, यानी दिस इज इक्वल टू 2 3 6, इधर से +6 आया 0 -2 0। इसका मतलब ये केवल और केवल आपके धोखे के लिए 2 बार लिखा गया है, इस चीज का कंट्रीब्यूशन केवल एक बार हो रहा है। यहाँ ये जो थर्ड वाला पार्ट है, या तो ये थर्ड वाला पार्ट पहले वाले मल्टीपल में लिख दो या पहले वाले को थर्ड वाले में, यानी इंडिपेंडेंट अगर देखा जाए तो केवल 3 लोग इंडिपेंडेंट नजर आ रहे हैं। इसको इस तरीके से लिखते हैं, इसे हम नाम दे रहे हैं, ये है वेक्टर v1, इसे कह दे रहे हैं वेक्टर v2 जो कि कॉलम वेक्टर के फॉर्म में है, ये है वेक्टर v3, ये है वेक्टर v4। कैपिटल H के मेंबर लीनियर कॉम्बिनेशन है वेक्टर v1 के, वेक्टर v2 के, वेक्टर v3 के और वेक्टर v4 के, यानी सही से देखा जाए तो लिखा गया है दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल H इज इक्वल टू स्पैन ऑफ v1 v2 v3 v4, इन 4 लोगों का स्पैन है। बट लेकिन वेक्टर v3 इज द मल्टीपल ऑफ वेक्टर v2, बट वेक्टर v3 इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ द वेक्टर v2। इसका मतलब ये हुआ कि अभी ये जो सेट है ये सेट डिपेंडेंट है, तो इसमें से एक वेक्टर जो कि दूसरे का लीनियर कॉम्बिनेशन में मल्टीपल हो रहा है उसको रिमूव करते हैं, तो इसमें से हम v3 को रिमूव कर देते हैं। ठीक, इतने के बाद लिखना दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल H इज स्पैन ऑफ
स्पैनिंग सेट थ्योरम कहती है कि अगर डिपेंडेंट वाले को निकाल भी दिया जाए तब पर भी बाकी बचा हुआ सेट कैपिटल H को स्पैन करता है, तो कैपिटल H इज स्पैन ऑफ V1 V2 एंड V4 ये। और अब अगर इनको देखा जाए तो V1 V2 V और V4 ये तीन के तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इस बात को हमें टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि क्या V1 V2 और V4 ये वास्तविकता में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है या अभी जिस हिसाब से दिखाई दे रहा है। अगर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जीरो रख रहे होते तो हम बोल देते कि हाँ करस्पॉन्डिंग एंट्री, सॉरी, अगर जैसे V1 की पहली एंट्री होती लेकिन V2 की पहली और V3 कौन कौन से चार है अपने पास, V1 V2 और V4। अगर V1 के पास पहली एंट्री होती लेकिन इन दोनों की पहली एंट्री जीरो होती, V2 के पास दूसरी एंट्री होती तो इन दोनों की दूसरी एंट्री जीरो होती, इसके पास तीसरी या चौथी जो बच रही है तीसरी या चौथी एंट्री होती लेकिन इनकी कैसी होती, जीरो। तो जो इनके पास प्रेजेंट है बाकी के पास नहीं। जो इनके पास प्रेजेंट है वो बाकी दो के पास नहीं है, जो इन दो के पास है, सॉरी, जो इसके पास है V2 के पास वो इन दोनों के पास नहीं है, और जिस नंबर की एंट्री इनके पास है वो बाकी दो के पास नहीं। तो इस करेस्पॉन्डेंसी को देख करके बोल सकते थे V1 V2 V4 एक दूसरे से लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अभी की तारीख में अगर इनको देखा जाए तो करेस्पॉन्डिंग टर्म देखते हैं। V1 के पास पहली एंट्री मौजूद है, ठीक, V2 के पास भी पहली एंट्री है, V4 के पास पहली एंट्री नहीं, यहाँ दो लोगों के पास मौजूद है, ठीक। इस हिसाब से देखा जाए तो अभी हम कुछ नहीं बता सकते, इनकी तीन की तीनों एंट्री जीरो, इन दोनों की चौथी एंट्री जीरो, लेकिन इसके पास चौथी एंट्री बरकरार है। तो इस तरीके से देख करके बताने में दिक्कत होगी। हम इसको मैट्रिक्स के हिसाब से चेक करते हैं क्या ये लोग इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। फटाफट इसको चेक करते हैं इंडिपेंडेंसीज की। लिखना नाउ वेक्टर V1, वेक्टर V2 और वेक्टर V4, ये दिस इज इक्वल टू, इनको एक कॉलम में सजाते हैं। वेक्टर V1 है 1 5 0 0, वेक्टर V2 को रखते हैं -3 0 1 0, और वेक्टर V4 को रखते हैं 0 4 -1 और 5। अभी ये इक्लान फॉर्म में नहीं है, इसे इक्लान फॉर्म में चेंज करते हैं। इक्लान फॉर्म में चेंज करने के लिए दिस इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ पहला पाइवॉट है, इसको जीरो बनाते हैं पाइवॉट के नीचे, तो 5 से मल्टीप्लाई करके 5 से यहाँ पर घटा रहे हैं, यानी R2 goes to R2 - 5 टाइम्स ऑफ द R1। तो ये बनेगा 1 - 3 0, 5 के 5, 5 में से 5 के 0, 5 3 15, नीचे घटेगा तो +15, ये 0 नीचे 4 ही बचा रहेगा, ठीक। अगला 0 1 -1 और इधर 0 0 0। आज की तारीख में ये पाइवॉट है, तो पहले काम आसान करने के लिए इसको 1 बना लेते हैं, दोनों को फ्लिप कर देते हैं, यानी दिस इज इक्विवेलेंट टू, अब की बार हम कर रहे हैं R2 goes to R3, R3 goes to R2, R2 goes to R3 एंड R3 goes to R2, जाएगा 1 - 3 0, इनको ऊपर लेकर के गए 0 1 -1, उसे नीचे लाते हैं 0 15 4 0 0 0, ठीक। अगला काम साफ सुथरा दिख रहा है कि इंडिपेंडेंट आएगा। ये पाइवॉट नीचे वाले को 0 बनाते हैं, 15 से मल्टीप्लाई करके नीचे वाले से घटा देते हैं, 1 - 3 0 0 1 -1, और इधर 0 15 के 15, 15 में से 15 के 0, 15 के 15 -15, नीचे घटेगा +15, 15 4 19, और बाकी का हिस्सा 0। पाइवॉट, तीन के तीनों कॉलम पाइवॉटेड है। जब तीनों कॉलम पाइवॉट कॉलम है तो इसका मतलब ये दिए गए वेक्टर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, यानी दिस इंप्लाइज दैट V1 V2 V4 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट।
ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक। सो आर बेसिस, सो इज अ बेसिस फॉर कैपिटल एच, इसलिए ये कैपिटल एच के लिए एक बेसिस को फॉर्म करेंगे। और अगर ये कैपिटल एच के लिए बेसिस को फॉर्म कर रहे हैं तो बेसिस में एलिमेंट की संख्या 3 है। दिस इंप्लाइज दैट डायमेंशन ऑफ एच, इधर लिख दे रहे हैं यहाँ पर, डायमेंशन ऑफ कैपिटल एच इज इक्वल टू 3, लिख डालो इसे फटाफट।